हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पेपर नंबर 1। ठीक है, एंड इट इज रिगार्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। शॉर्ट में इसको जेआईजीएल बोलेंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 1 है ये, ग्रुप 1 में कवर होता है। ठीक है, और हमारा जो ये सब्जेक्ट है इट इज बेसिकली अबाउट लॉज। सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है। पूरा सिलेबस आपको लिखना है, पूरा पेपर जो है वो लिख के कंप्लीट करना होगा जैसे यूजुअली आपके पेपर्स होते हैं। अब इसमें हम जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, और सिविल प्रोसीजर क्या है, क्रिमिनल लॉज कैसे होते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी के बारे में मूवीज में सुनते हैं कितनी बार, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन में लेने वाले। तो 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर इसको कवर करेंगे। 2021 के लेटेस्ट लेक्चर्स है जो मैं यहाँ पे आपके सामने ला रहा हूँ, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मटेरियल। जो आईसीएसआई की आपकी मॉड्यूल है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो जो भी है मैटर आपके सामने है, लेट अस स्टार्ट। आज जो मैं फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, मैं मॉड्यूल के ऑर्डर में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि चैप्टर 1 जो है उनका हम भी वही पढ़ेंगे पहले, ऐसा नहीं है। चैप्टर्स किसी भी ऑर्डर में दिए हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है लेकिन सारे चैप्टर्स आपस में लिंक्ड नहीं है। तो मैं आज एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक ले रहा हूं। मैं आपके लिए सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं, एंड विद एन इंटेंशन के जितना आपको अच्छे समझ में आए, आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाए टॉपिक, उतना बेटर है। तो आज हम बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की। आरटीआई बोलते हैं इसको शॉर्ट में। अब ये आरटीआई एग्जैक्टली क्या होता है, तो अगर आपने इसके बारे में खुद सुना हो तो आप रिकॉल करके देख लोगे कहाँ आपने पढ़ा, क्या सुना। तो यूजुअली ये वर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स आजकल सुनते हैं जब वो एग्जाम अपियर करते हैं, उनके कॉलेज में मार्क्स जो आते हैं, अगर उनको लगता है कि मार्क्स सही नहीं आए हैं तो बोलते हैं आरटीआई फाइल करके या वेरिफिकेशन के लिए बोल के हमने कॉपी मंगवाई है। तो आप उसमें आरटीआई वर्ड यूज करते हो। मैंने स्टूडेंट से कितनी बार सुना है कि सर आरटीआई फाइल की है, उसमें कॉपी मंगवाई है। तो आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या, देखो इसका जो रेलेवेंस है जो आपके सामने है, जो इसकी हिस्ट्री है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें मिला है। आप जानते हो कि कोई भी कानून जो इंडिया में बनता है आज की तारीख में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करके नहीं बन सकता। तो 2 आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जिनका यूज इन्होंने यहाँ किया है। अब अगर आपने CSEET पढ़ा है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, फाउंडेशन में नहीं था, बट अभी आप पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 19 है और एक आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 19 इज अबाउट द गारंटी गिवन टू द सिटीजन रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इतना तो आपने स्कूल में भी पढ़ा था। तो ये वो आर्टिकल है कि हमारे पास आजादी है कि हम जो बोलना चाहें, जो एक्सप्रेस करना चाहें कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, एब्सोल्यूट कोई भी चीज नहीं होती है एब्सोल्यूट। अगर आप बोलोगे कि भाई हमें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस अनकंडीशनल पावर्स मिलने चाहिए, तो आप जानते हो कि अनकंडीशनल पावर्स का मिसयूज होता है। आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये लॉ की लैंग्वेज है जो हम देखेंगे। अब ये राइट टू नो क्या है, ये भी यहां पे बोला। आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ऐसा डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 21 इंडियन सिटीजन्स को एक राइट देता है जिसको हम बोलते हैं राइट टू नो। ठीक है, और वो राइट टू नो जो है वही यहाँ पे सोर्स बना, वही यहाँ पे बेस बना जहां से आरटीआई का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हवा में से आ गया आरटीआई, अचानक इनको ध्यान आया, 2005 की बात है, तो इससे पहले इनको नहीं याद आया कि राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा होता है। भाई सोर्स तो मिलना चाहिए, किसी की डिमांड तो आनी चाहिए। तो ये ऑन डिमांड ये चीज जनरेट हुई कि भाई राइट टू नो तो है। अब ये राइट टू नो क्यों है, क्या जानना है आपको? ठीक है, राइट टू नो है तो गूगल कर लो, जो चाहिए वहां से जान लो। ऐसा नहीं, एक्ट को बनाने का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, एक इंटेंशन होता है कि कानून बनाया तो क्यों बनाया। तो वो इंटेंशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे इसकी नीड तब अराइज हुई जब, पता है, अपने पहले बहुत साल पहले एक्ट आने से पहले हम लोग बात करते थे तो एक वो बेसिक चीज सुनने को मिलती थी कि यार सरकार हमसे टैक्स लेती है, हमसे इतना पैसा लेती है, सरकार उस पैसे का क्या करती है और कहाँ कहाँ वो कितना कितना खर्च होता है। ये चीज कभी पब्लिक में तो आती नहीं है। कोई स्टिंग ऑपरेशन कर ले, कोई डॉक्यूमेंट्स चोरी कर ले, कोई अंदर के एम्प्लॉय से उसके डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स निकलवा ले, पैसे वैसे खिला के, तो पता चल जाता था। बट ऐसा करने की हिम्मत कोई आम आदमी तो करेगा नहीं। ये तो फिर वो मीडिया, न्यूज, सोशल एक्टिविस्ट, ये वो ऑपोजिशन पार्टी, ये सब हरकतें करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन बाकी तो हमें कोई पता ही नहीं चलता है कि हमारे पैसों का क्या हो रहा है। तो एक डिमांड अराइज हुई कि हम अपने पैसों का हिसाब क्यों नहीं मांग सकते। मतलब आज अगर मेरे सिटी में एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है, फ्लाईओवर बन रहा है,
वो फ्लाईओवर का पैसा मैंने भी तो दिया है ना, मेरे टैक्सेस में से ही बन रहा है, और मुझे ही नहीं बता रहे हो कि ये फ्लाईओवर कैसे बना, कितने रुपए का बना, आपने जो सीमेंट यूज किया उसका आपने कितना पैसा दिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कितने में दिया, वो सब जानने का मेरा राइट है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में पैसा है, कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना बना रही है। और प्राइवेट कंपनी बना भी रही है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, पेमेंट वो करने वाले। तो मेरा राइट नहीं बनता है क्या कि मैं ये जान सकूं कि मेरा पैसा कहां खर्च हुआ है? ऑब्वियसली बनता है। यही चीज जब यहाँ पे इस केस में आई आर्टिकल 21 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ राइट टू नो है, जिसके बेसिस पे ऐसा कानून बन सकता है। तब इन्होंने फिर इसको फ्रेम किया, एक प्रॉपर एक्ट में ड्राफ्ट किया, आरटीआई बिल प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, और वो बिल पास हुआ। एंड देन फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर 12, 2005 यहाँ पे आरटीआई ऑफिशियली अप्लाई हो गया, आरटीआई जो है वो ऑफिशियली फॉलो होना शुरू हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये रेफरेंस डेट आप ध्यान रखना, अगर आप मेंशन कर सकते हो कहीं इंट्रोडक्शन में तो इट इज वेरी गुड। अपने दोस्त के बर्थ डेट के हिसाब से याद रख लो, 12 अक्टूबर 2005 आपका एक फ्रेंड है आरटीआई जिसका बर्थडे, ठीक है, क्लियर हो गया। या सच में आपके किसी दोस्त का बर्थडे है तो उसके साथ लिंक कर लो इसको तो भी चलेगा, या आपका बर्थडे है तो बेस्ट है, फिर तो याद रहेगा ही, ठीक है। अब वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं ऐसे, इन्होंने तो 70 कंट्रीज लिखा है, अभी तक तो और ज्यादा हो गए होंगे, तो मेरे हिसाब से तो इससे डबल ही हो गए होंगे, बट हम मॉड्यूल का डेटा है जो उन्होंने लिखा है फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये लाइन अवॉइड भी करो तो भी चलेगा। तो आप मेनी कंट्रीज लिख सकते हो, क्वांटिटी नहीं लिखनी, इट इज ओके। तो मोर देन 70 कंट्रीज ये बोल रहे हैं कि आरटीआई जैसा कानून फॉलो करते हैं, या तो सेम नाम से या किसी और नाम से, लेकिन फॉलो तो होता है। तो हमारे यहाँ भी पूरे इंडिया में आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है। आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर का इशू था, सारे कानून जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे, बट अभी अच्छा जम्मू कश्मीर में आरटीआई था बट वो उनका अपना कानून, जम्मू कश्मीर का कानून, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि आरटीआई एक्ट 2005 जो इंडिया में बाकी स्टेट्स में एप्लीकेबल है वही जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई हो चुका है, लद्दाख में भी अप्लाइड है, लेह में भी अप्लाइड है। तो ये सारी चीजें तो हमने टीवी पे देखी है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से वो कश्मीर पे से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, स्क्रैप कर दिया। तो वी नो ऑल दोज डिटेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो आर्टिकल 21 बता दिया मैंने, आर्टिकल 19 आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया एक्ट का। तो यहाँ पे बेसिक वही है कि गवर्नमेंट हमारा पैसा कहाँ खर्च कर रही है, पब्लिक डोमेन में जो भी न्यूज है, पब्लिक ऑफिस के पास जो भी डेटा है वो डेटा उनको देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें हर इंफॉर्मेशन नहीं कवर कर सकते हम, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, कुछ एजेंसीज ऐसी होती है जिनको अगर इस तरीके से इस एक्ट में इंक्लूड कर दिया तो उनका काम ही सारा खत्म हो जाएगा, जैसे सीक्रेट सर्विसेज और इंटेलिजेंस सर्विसेज, सीबीआई और ये सब। तो इन लोगों को इस एक्ट से बाहर भी रखा गया है, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे उनको एक्सक्लूड किया गया और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो लायबल नहीं होते, ये सब हम देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो कोई क्वेरी नहीं आई होगी। आगे देख लेते हैं। अब ये राइट टू नो के बारे में समझाया जो मैं आपको बता रहा था, फिर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया हुआ है कि जहाँ पे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 क्या बातें करता है। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाता नहीं हूँ इन दो आर्टिकल्स पे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पूरा पढ़ना है, अपना चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, और उस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि ये आर्टिकल्स की क्या डिटेल्स है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, आप भी उसको रीडिंग में ले सकते हो, इट इज ओके, क्योंकि आपने स्कूल टाइम से पढ़ा है, तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा, बट जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, क्लियर। तो देखो आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 है, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है तो उसके साथ सूटेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना भी जरूरी है। तो अगर आप उन आर्टिकल्स को फॉलो करके अपने फ्रीडम की बात करते हो तो आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। सरकार चाहे तो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी मतलब उसकी जो रिस्पेक्ट है और जो उसकी यूनिटी है, जो हार्मनी है, उसको मेंटेन करने के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, फॉरेन स्टेट्स के साथ रिलेशन सही से मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर, लॉ, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये सब चीजें हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट ने मना किया है फिर भी आपने वो काम किया, मतलब आपने उनके ऑर्डर्स को डिनाई कर दिया, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डिफेमेशन, रेपुटेशन पे अटैक करना। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप लोगों को ऑफेंस करने के लिए भड़का रहे हो, तलवारें उठा लो, तोड़फोड़ करो, अपने आप को बचाओ, धर्म को बचाओ, ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ऐसा सब नहीं चलेगा, क्लियर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, तो उसके साथ साथ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भूलनी है और आप उसका मिस यूज नहीं कर सकते, ये यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन आरटीआई की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ना उन्होंने हिस्ट्री बताई है। देखो कोई भी एक्ट जब बनता है, कोई भी कानून पास होता है, तो पहले क्या होता है, पार्लियामेंट में मेंबर्स के सामने एक बिल रखा जाता है। पहले तो उसको एक स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स के सामने रखते हैं, जो फाइनल होता है उसको स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करती है, देन वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो पहले इन्होंने आरटीआई का एक बिल बनाया और बिल प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में कि ऐसा एक कानून होना चाहिए। तो आपको पता है कि एक बिल को पास करवाने के लिए राज्यसभा, दैट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड लोकसभा, दैट इज द लोअर हाउस, उसमें कंसेंट लेना पड़ता है। देन वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास फाइनली, और प्रेसिडेंट जब उसको अप्रूव करते हैं तब जाके वो एक एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसीजर 2005 में चल रहा था और सारी डिटेल्स आपके सामने है। तो ये कब कब हुआ लिखा है, प्रेसिडेंट के पास फाइनली ये 15 जून को गया और अक्टूबर से इफेक्टिवली 12 अक्टूबर से इंप्लीमेंट हो गया, ऐसा माना गया। ठीक है, एक ये माइलस्टोन माना गया है। इंफॉर्मेशन का जो मूवमेंट था इंडिया में, ट्रांसपेरेंसी की जो बात हो रही थी, आंसरेबिलिटी की जो बात हो रही थी, उसमें ये एक हम बोल सकते हैं कि बहुत हिस्टोरिक इवेंट था। एक वर्ड यूज करते हैं वाटरशेड लेजिस्लेशन। वाटरशेड लेजिस्लेशन का मतलब आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो कि ये कानून के आने से बहुत सारी चीजों पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। जैसे पानी होता है ना, आप ऊपर से अगर पानी को फ्लो कराना शुरू करोगे तो वो नीचे जाता रहेगा और जितनी चीजें हैं उसको सबको कवर करता हुआ जाएगा। तो ये कुछ वैसा ही है। तो आरटीआई किसी एक डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। आरटीआई गवर्नमेंट की सारी पब्लिक ऑफिस पे सेम वे में अप्लाई हो जाता है, तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, ये आपको समझना है। क्लियर है, आगे देखते हैं। फिर वही आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, वही पॉइंट जो ऊपर पड़ा, सेलिएंट फीचर्स हैं। अब ये जो इसमें एक्सेप्शन वाला पॉइंट है ना, मैं इसको हटा देता हूं, भले यहाँ पे लिखा है बट आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आरटीआई एक्ट अब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हमें नहीं लिखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा। वो पॉइंट पहले का था तो मैंने रखा था कि भाई जब तक कोई चेंज नहीं आता तब तक तो यही लिखेंगे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर वाला पॉइंट आप हटा देना। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ वेरी डेफिनेट डे फॉर इट्स कमेंसमेंट। ये पॉइंट में जनरली स्टूडेंट्स को डाउट आता है, बोले सर 120 डेज क्या बोला है। देखो ऐसा है, कोई भी कानून आया, जैसे आज 12 अक्टूबर 2005 है, बोला आज से आरटीआई एप्लीकेबल। आज ही आप चले गए गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, उसके टेबल पे जाके बैठ गए एकदम एटीट्यूड से, ला भाई इन्फॉर्मेशन दे। बोले कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई आपको, वैसे भी हम ऐसे काम करते नहीं, आपको पता ही है क्या होता है। टेबल के नीचे आओ, बात करो, फिर देखो कुछ होता हो तो वो तो मैटर अलग है। लेकिन 120 डेज का टाइम देने का मतलब ये है कि कोई भी कानून अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसको प्रैक्टिस में लाने में तो टाइम लगेगा ना। मैं आज आपको शेड्यूल बना के दे दूं, चलो आज इतने इतने घंटे पढ़ने बैठ जाओ, रूटीन आने में 2-4 दिन तो चाहिए होंगे, प्लानिंग करने में, अरेंज करने में, सब कुछ, और फिर शुरू करने में टाइम तो लगेगा। तो एक्ट में लिख दिया कि ठीक है 12 अक्टूबर से हमने एक्ट अप्लाई कर दिया है, जो जितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर सके अच्छी बात है, बट 120 डेज से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। कहने का इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। सारी पब्लिक अथॉरिटीज को ये एक्ट अप्लाई होता है, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। पब्लिक अथॉरिटीज मतलब जो पब्लिक ऑफिसेज है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, उसकी बात हो रही है। आगे इसकी इंफॉर्मेशन आएगी इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, तो मैं वहां पे आपको ये रिलेट कराऊंगा। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, ऑब्वियसली। अब इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला है कि इन्होंने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया है जो डेजिग्नेटेड है ये काम करने के लिए, क्योंकि सरकारी ऑफिसर्स तो बहुत सारे, पोस्ट अपनी अपनी है, सबका अपना अपना काम है। कोई ऑफिसर अपॉइंट होकर खाली तो नहीं बैठा है ना, तो जिसका जो काम है वो करेगा। तो यहाँ पे ये बोला कि जो पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये एक पोस्ट उन्होंने डेजिग्नेट की कि अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इसके पास जा सकता है। और वैसे ही असिस्टेंट पीआईओ होता है जो उसका जूनियर है, सब डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब जोन वाइज, जोन ऑफिस के हिसाब से, तो उनसे आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। ये बेसिक पॉइंट है, ये समरी है, सेलिएंट फीचर्स है। ये सब चैप्टर में आगे डिटेल में आने वाला है, तो जितना समझ में आ रहा है अभी ठीक है, उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। फीस विल बी पेएबल बाय द एप्लीकेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉर्ट। ऑब्वियसली आप जैसी इंफॉर्मेशन मांगोगे उसमें सरकार का जो कॉस्ट लगेगा वो आपसे वो रिकवर करेंगे। प्रॉफिट मेकिंग वो लोग नहीं कर सकते। बेसिक आरटीआई एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसका प्राइस है 10 रुपए, और फिर आप प्रिंट आउट मांगो, उनका जितना खर्चा लगे डेटा ऑब्टेन करने में, उतना कॉस्ट वो आपको बताएंगे कि इतना खर्चा लगेगा। आप रेडी हो तो प्रोसेस करें, ठीक है, तो आपको वो चीज का टाइम देंगे। फिर मैंने बोला ना कुछ कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड है, कुछ एजेंसीज एग्जेम्प्टेड है जिनको आरटीआई से बाहर रखना जरूरी था, तो वो पॉइंट भी यहाँ पे आएगा। तो आई होप यहां तक आपको पता चल रहा है, कोई क्वेरी नहीं होगी। आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बोला है पब्लिक अथॉरिटी कौन है। पब्लिक अथॉरिटी जो है
वो उस अथॉरिटी को बोला जाएगा, उस बॉडी या उस इंस्टीट्यूशन को बोला जाएगा गवर्नमेंट की, जिसको या तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रेम किया गया है, या पार्लियामेंट में बनाया गया है, या स्टेट असेंबली में बनाया गया है, या फिर किसी गवर्नमेंट ने उसको फ्रेम किया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट दोनों आ सकती है, या अप्रोप्रिएट मतलब जो सूटेबल हो, कॉमन नाउन है, जनरल नेम दे दिया उन्होंने। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से अगर कोई अथॉरिटी बनी है, सरकारी एजेंसी, वो कवर होगी। पार्लियामेंट में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को सेटअप किया गया है, वो भी कवर होगी। किसी स्टेट ने अपने स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू अपॉइंट किया तो भी कवर होगी। और अदरवाइज कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट बनाता है तो वो भी कवर हो जाएगा। तो सरकारी विभाग जो हम बोलते हैं, ऑफिसेस, वो यहाँ पे कवर हो सकते हैं। रिकॉर्ड्स, जनरल डेफिनेशन। रिकॉर्ड्स मतलब डेटा को किसी भी फॉर्म में स्टोर किया गया हो, कैसे भी स्टोर किया गया हो, तो रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, फाइल मतलब पेपर पे हो सकते हैं। माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, फैक्स कॉपी। ये माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश एक एक मेथड है या टेक्नोलॉजी है जहां पे आप चीजों को जैसे पता है, वो बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने पहले जो फोटो के कैमरा आते थे ना, जो नेगेटिव वाले कैमरा आते थे, अगर आपको ध्यान हो तो अभी आजकल मोबाइल में अपने फोटो खींचते हैं, डीएसएलआर में खींचते हैं तो डिजिटल हो गए। लेकिन जो पहले के कैमरा आते थे उसमें रोल आता था, अंदर नेगेटिव आता था, और वो रोल को लाइट में एक्सपोज नहीं करना होता था अपने वो कैमरा में। आपको तो शायद ही पता होगा क्योंकि आज के ट्रेंड में तो कोई यूज ही नहीं करता है, बट उसमें ना 28 से 30 फोटो आप खींच सकते थे। सोचो, इतनी तो अपन रीटेक में ही निकाल देते हैं कि पाउट ठीक से आया कि नहीं, सेल्फी ठीक से आई कि नहीं, बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है कि नहीं, ब्लर तो नहीं आ गया, तो अपने 10-20 फोटो तो ऐसे ही खींच लेते हैं। लेकिन हमने एक वो टाइम वो भी देखा था, आपके पेरेंट्स ने, जब कैमरा के अंदर 28, 30, 31 फोटो ही आ सकते थे। वो भी है ना, डिपेंड करता था। कभी किसी के कैमरा में 32 तक चली जाती थी तो बड़ा खुश होता था, बोले 4 फोटो एक्स्ट्रा मिली, और किसी की 28 में खत्म हो जाती थी तो गालियां देता था, बोले यार मेरे में सिर्फ 28 आई, 1-2 तो और आ जाती। तो एक एक फोटो की वैल्यू होती थी, ऐसे फालतू में कोई क्लिक नहीं करता था जैसे आज अपन करते हैं, फिर बाद में डिलीट कर देते। तो वो जो नेगेटिव होता है उसी टाइप की फिल्म आती है, और उसके ऊपर आप डेटा और फोटोज और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, एंड देन उसमें से आप मल्टीपल कॉपीज जितनी चाहे बना सकते हो। तो पता है, वो फोटोग्राफर के पास जाते थे, फिर उसको रोल देते थे, वो उसको डेवलप करता था, वो केमिकल में डाल के फिर आपको फोटो बना के फोटो पेपर पे प्रिंट करके देता था, और उसके एल्बम बनते थे। तो अब वो जमाना चला गया है, लेकिन तब वो सिचुएशन थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली है। इमेज, माइक्रोफिल्म वही हो गई जो मैं आपको बोल रहा, नेगेटिव्स, उसमें छोटे छोटे इमेजेस सेव होंगे, देन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन, डेटा, इंफॉर्मेशन, पता है, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन मांगते हो तो वो आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। आपको वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आपको मेमो दे सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, अपने ओपिनियन बता सकते हैं, प्रेस रिलीज, सर्क्यूलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, ये सब तरीके हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के एक दूसरे को। तो एनी मटीरियल विल डू, एकदम जनरलाइज डेफिनेशन, कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। आरटीआई की डेफिनेशन में पूरे चैप्टर का एक समरी है, जो अभी मैं बताता आ रहा हूं ना, वही है। एक बार आपको इसको रीड करके देखना है। मेरा बहुत सिंपल सा मेथड है कि मैं आपको हर चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें एटलीस्ट 10% रीडिंग के लिए दूंगा। मतलब आप खुद पढ़ो और डाउट लेके आओ, और मुझे पता भी होता है कहाँ क्या डाउट आएगा, बट आई वॉन्ट कि आपको खुद इंटरप्रेट करने की हैबिट होनी चाहिए। अगर मिस्टेक हो रही है, आप गूगल देखो, आप मोबाइल में डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करो, आप लीगल डिक्शनरी डाउनलोड करो। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सर्च करो, क्योंकि एक चीज ढूंढते ढूंढते हमें 4 चीजों से पास होना पड़ता है, नॉलेज बढ़ता है। तो सर्चिंग एंड आप खुद से उसके मीनिंग ढूंढो, एक्सट्रैक्ट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ेगा आपका, चीजों की लैंग्वेज को समझने की आपकी जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगी, और एग्जाम में क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना आपको आएगा। अदरवाइज क्या होगा पता है, आंसर पता होगा बट जब क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो उसमें यही लिखना है, ये नहीं पता होगा, एंड दैट इज द कॉमन मिस्टेक। ठीक है, थर्ड पार्टी क्या होता है आगे एक सिचुएशन में बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये अभी पेंडिंग रखो, नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा उसी में मैं उसको रिलेट कराऊंगा जहां इसका यूज है। फिर बोला है डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ। अब ये एक सिचुएशन है, उन्होंने बोला पीआईओ जो है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो कहां पे बैठता है, क्या उसका रोल है, वो सारी चीजें वो यहाँ पे बता रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो देखें। पीआईओ के बारे में ऐसा बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पीआईओ ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट किया है, बट डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा एरिया है, ये भी आप समझो। अब जैसे मैं सूरत में रहता हूं, आप जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप जानते हैं सूरत सिटी के बारे में, तो मैं सूरत में रहता हूं। अब सूरत एक सिटी भी है और सूरत डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। तो हमारे सूरत डिस्ट्रिक्ट में आसपास के छोटे मोटे विलेजेस, टाउन, ये सब
चीजें भी इंक्लूड हो जाती है। तो किसी को अगर ट्रैवल करना हो तो ऐसे सूरत बहुत बड़ा सिटी है और एक लोकेलिटी में घूमना है तो अलग बात है, बट पूरा सिटी की बात करें तो कुछ किलोमीटर्स होंगे और कहाँ कहाँ से लोग को ट्रैवल करके आना पड़ेगा। तो सिटी एक्सपांड हो रहे हैं, तो सूरत डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा पॉपुलेशन, मोर देन 60-70 लाख लोग और एक पीआईओ, उसका तो काम खत्म हो गया, बेचारा थक जाएगा रोज काम करते करते और लोगों को वो सर्विस कैसे दे पाएगा। इन्होंने इसका रास्ता निकाला, एक काम करते हैं, हर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जोन लेवल पे असिस्टेंट पीआईओ रख देते हैं। और ये जनरली ये जो वार्ड ऑफिस और जोन ऑफिस होते हैं ना, इसमें ये लोग बैठे होते हैं। आप एज एन एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन इसको दे सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली पीआईओ के पास नहीं जाना है तो यू हैव एन ऑप्शन। आप बोलो सर मैं डायरेक्ट पीआईओ को दे दूं तो मेरे तो बाजू में वार्ड ऑफिस है जहाँ पीआईओ बैठता है, दे दो ना जाके, कौन मना कर रहा है, उसमें आपका टाइम बचेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, बट यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आप दूर रहते हो पीआईओ के ऑफिस से तो यू कैन गिव इट एट योर नियरेस्ट जोन ऑफिस जहां पे असिस्टेंट पीआईओ बैठे, वो आपकी एप्लीकेशन पीआईओ को फॉरवर्ड करेंगे एंड देन ये पीआईओ आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। फिर वापस असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, पीआईओ डायरेक्टली आपको रिवर्ट करेगा कि हाँ आपकी एप्लीकेशन मिल गई है और मैं आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। वो ईमेल करे या क्या करे वो उसकी मर्जी है। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्टिंग फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन प्रोसीजर है, प्रोसीजर समझा देता हूं, ठीक है, और आगे के टॉपिक्स फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आप अगर पीआईओ को इंफॉर्मेशन मांगने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसकी ड्यूटी है कि पहले वो ये असेस करे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसके लिए खर्चा कितना होगा, वो आपको खर्चा बताएगा। अगर आप अग्री करोगे तो वो आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा और प्रोसेस स्टार्ट होने पे उसको 30 डेज का टाइम मिलता है आपकी एप्लीकेशन को रिवर्ट बैक करने के लिए। अगर 30 डेज के अंदर अंदर वो आंसर नहीं करता है तो माना जाएगा कि उसने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, डीम्ड टू बी रिजेक्टेड। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा, क्योंकि उसने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो डीम्ड टू बी रिजेक्टेड, इतना ध्यान रखना। और रिजेक्शन अगर आता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट दे कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स हैज ही रिजेक्टेड योर एप्लीकेशन, व्हाट आर द ग्राउंड्स, क्या रीजन है कि उन्होंने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। तो ये सारी डिटेल्स जो है ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ और कुछ पॉइंट्स आएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि उसको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस कितने हैं। तो खर्चा गिनने में अगर उसको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग जाते हैं तो वो टाइम एग्जेम्प्ट होगा, उसके 30 डेज की लिमिट में से वो काउंट नहीं होगा, बट वो रीजनेबल होना चाहिए। अनरीजनेबल लगे तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हो। कंप्लेंट करने का भी प्रोसीजर आएगा। अच्छा, फिर कितनी बार होता है ना कि एप्लीकेशन जो है वो आपने पीआईओ को नहीं दी, आपने असिस्टेंट पीआईओ को दी। अब असिस्टेंट पीआईओ जाएगा एप्लीकेशन लेके पीआईओ के पास, तो इसमें भी तो टाइम खर्च होने वाला है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर एप्लीकेंट असिस्टेंट पीआईओ के पास जाता है और फिर असिस्टेंट पीआईओ आगे पीआईओ के पास जाता है तो यहाँ पे 30 डेज के साथ साथ 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 5 दिन किसको मिलेंगे? असिस्टेंट पीआईओ को, कि वो जाके एप्लीकेशन पीआईओ को दे, उसके लिए 5 दिन, और फिर पीआईओ एप्लीकेंट को आंसर करेगा उसके लिए 30 डेज। तो 5 दिन का टाइम एक्सटेंशन हो गया, ये ध्यान में रख के चलना। फिर अगर इंफॉर्मेशन अर्जेंट है तो किसी की लाइफ और डेथ का सवाल है, किसी की प्रॉपर्टी का सवाल है एंड इट इज वेरी अर्जेंट, हम 30 डेज तक वेट नहीं कर सकते वरना टाइम चला जाएगा, तो यू कैन ऑल्सो डिमांड दैट इंफॉर्मेशन विद इन 48 आवर्स। उतनी अर्जेंट होनी चाहिए तो 48 आवर्स के अंदर आपको ये चीज करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्या बोला है वो भी देखो। हाँ, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी। अब मैं आता हूं वो पॉइंट पे जो मैंने अभी पेंडिंग रखा लास्ट, दैट इज थर्ड पार्टी। मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी को हम पेंडिंग रखते हैं, तो यहाँ थर्ड पार्टी का पॉइंट कवर कर रहा हूं मैं। थर्ड पार्टी एग्जैक्टली क्या है वो आप समझ लो। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपने एज एन एप्लीकेंट पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी, पीआईओ के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, नो डाउट वो देने के लिए लायबल है, पर वो डेटा वो सेव नहीं करता अपने पास, उसको वो इंफॉर्मेशन किसी और से लेनी पड़ेगी, और उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी। आया समझ में? तो पीआईओ आपकी एप्लीकेशन पे काम करने के लिए थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेगा, उसको नोटिस फॉरवर्ड करेगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन दो, आरटीआई फाइल हुई है। तो थर्ड पार्टी भी तो कुछ टाइम लगाएगी ना पीआईओ को आंसर करने में, जो पीआईओ के कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पे लॉजिकली पीआईओ को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, तो उन्होंने 10 दिन का टाइम एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया। तो जो नॉर्मल 30 डेज होते हैं, नॉर्मल वो 5 डेज वाला पॉइंट तो है ही,
नॉर्मल 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 डेज। आया है समझ में। तो इन केस ऑफ अ थर्ड पार्टी व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द थर्ड पार्टी एंड नॉट द पीआईओ हिमसेल्फ, उस सिचुएशन में आपको ये चीज समझनी होगी कि पीआईओ क्या करेगा, थर्ड पार्टी से डेटा लेके आपको प्रोवाइड करेगा। तो वहां उसको 10 दिन का टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। वो 10 दिन वो खुद के लिए नहीं मांग रहा है, वो थर्ड पार्टी को बोलेगा कि तू 10 दिन में मुझे जवाब दे, तो मैं आगे जाके अपने एप्लीकेंट को उसकी जो रिक्वेस्ट है उसका डेटा प्रोवाइड कर पाऊंगा। क्लियर। अच्छा, अब इसमें फिर आप बोलो सर वो असिस्टेंट पीआईओ टू पीआईओ हो, फिर पीआईओ टू थर्ड पार्टी हो, तो 45 डेज, 5 + 30 + 10 लॉजिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जो प्रोसीजर दिया है उसमें भी यही पॉइंट लिखा है, ये आंसर रिपीट है, ये पॉइंट वाइज था, नीचे थोड़ा सा सेंटेंसेस में दिया है तो रिपीट है, तो उसमें मेरी जरूरत नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद जो पार्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर एंड ऑल, ये मैं नेक्स्ट हाफ में लूंगा, मतलब पूरा चैप्टर में आज एक लेक्चर में खत्म नहीं करा रहा हूं। तो जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, जहां पे हम एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छा इन्फॉर्मेशन कमीशन करके कुछ होता है उसके बारे में बात करेंगे। देन अपील्स का क्या सिस्टम है, अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो किसको कंप्लेंट करोगे, पीआईओ के ऊपर कोई है या नहीं है, कोर्ट में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। पेनल्टीज के बारे में बात करेंगे एंड देन चैप्टर अपना फाइनली एंड होगा। कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगा। क्लियर है। तो बस यहाँ तक आज के लिए रखते हैं, बहुत हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपने चैप्टर को पैकअप करने की ट्राई करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो स्टार्टिंग में मैं ले रहा हूँ तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप भी अगर मेरे साथ साथ डेली पढ़ते जाओगे तो आपको ज्यादा बर्डनसम नहीं लगेगा, क्योंकि हाफ एन आवर का चैप्टर है, अभी हाफ एन आवर का लेक्चर और होगा एंड देन इसी तरीके से हम अपना सिलेबस जो है वो स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि बी रेगुलर विथ मी, ताकि जब मैं इसका डाउट सॉल्विंग सेशन रखूँ तो ये ना हो कि आपका पढ़ना ही बाकी है, लेक्चर देखना ही बाकी है। तो अगर आप वैसे करोगे ना तो आप मेरे साथ साथ नहीं चल पाओगे एंड देन वो बर्डनसम हो जाएगा। तो इतना लेक्चर देखने में आपको 30 मिनट से भी कम टाइम लग रहा है, सो यू कैन इजीली कोप अप विद दैट। सो पहले दिन से जब से शुरू कर रहे हो स्पीड रखना, ठीक है, क्लियर है। और जो लोग ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं एज अ फ्री लेक्चर, अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके एंड देन आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने साथ में प्रिपरेशन करेंगे फॉर योर CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।